हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज़ में आज ये थर्ड लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा। इससे पहले कि इस टॉपिक की रीडिंग हम स्टार्ट करें, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, तो एक बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने पढ़ा कि किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। फिर हमने ये पढ़ा कि किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड हैं, यानी कि यूनिसेलुलर हैं। अगर यहाँ पर हम सेल वॉल की बात करें तो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के पास सेल वॉल होती है, पर वो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। फिर लिखा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? तो वो हैं बैक्टीरिया। इस किंगडम में बैक्टीरियाज के अलावा और कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस धरती पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो बैक्टीरिया है। उसके बाद लिखा है बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे, यानी ये कोस्मोपोलिटियन है। कोस्मोपोलिटियन मतलब जो हर जगह मिलेंगे, ज़मीन में, हवा में, पानी में, तो ये हमें हर जगह मिल रहे हैं। इवन अगर आप अपने हाथ में कुछ मिट्टी ले लोगे, रेत ले लोगे, तो उसमें भी आपको 100 तरह के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इनकी एक खास बात है, जहाँ हमें कोई नहीं मिलेगा ना, वहाँ हमें बैक्टीरिया मिलेंगे। मतलब कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम हैबिटेट में मिल सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने। क्या यहाँ आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारे आपके जैसे लोग या कुछ एनिमल्स मिले? नहीं, पर बैक्टीरिया यहाँ पर मिलते हैं। डेजर्ट्स, इतनी गर्मी में रेत वाले एरियाज़ में जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, बैक्टीरिया रह सकते हैं। स्नो में, डीप ओशंस में, मतलब जहाँ और कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ बैक्टीरिया खुशी खुशी रहते हैं। मैनी ऑफ देम लीव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। कोस्मोपोलिटियन तो थे ही, साथ साथ में ये पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर रहकर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया 4 टाइप्स के हैं, यानी कि 4 कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस बेसिस पे, किस आधार पे आपने इनको क्लासीफाई किया? तो इनकी शेप के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया। तो वो 4 तरह के बैक्टीरिया कौन से हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो कोकाई। कोकाई हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म को, वैसे सिंगुलर बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पेरिकल शेप के होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे कोकाई। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो +2 में सुन लोगे, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसके पीछे ये जो कोकस लगा हुआ है, तो ये कोकस क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप का है। उसके बाद जो अगला है हमारे पास वो है बेसिलाई। बेसिलाई ऑफ कोर्स ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंगुलर को हम बोलेंगे यहाँ पर बेसिलस। तो ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी में आप एक खास बात देखोगे कि हर चीज़ हमें लाइंस में लिखी हुई नहीं मिली हुई, पर कुछ चीज़ें हमारे पास डायग्राम्स के थ्रू हैं। जैसे आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ बेसिलाई के ऊपर स्पोर लिखा है, यानी अगर यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके पास स्पोर्स मिलेंगे, तो आप क्या लिखोगे कि वो बैसिलस है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर इन स्पोर्स का काम क्या है? तो दोस्तों इस टॉपिक में, मोनेरा में, जब आप लास्ट पैराग्राफ में जाओगे तो आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे। वहाँ आपको पता चलेगा कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेते हैं, यानी यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। कंटिन्यू करेंगे इनकी शेप्स के बेसिस पे जो इनकी क्लासिफिकेशन थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कोकस, फिर हमने पढ़ा बेसिलाई, थर्ड है हमारे पास स्पाइरिला। ऑफ कोर्स ये प्लूरल में लिखा हुआ है, सिंगुलर को हम बोलेंगे स्पाइरिलम। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप्ड के हैं उनको हम बोल रहे हैं स्पाइरिलम। लास्ट हमारे पास क्या है? विब्रियो। ये प्लूरल फॉर्म में है, वैसे हम क्या बोलेंगे? विब्रियो। ऐसे बैक्टीरिया जो कोमा शेप्ड के हैं उनको हम बोलेंगे
विब्रियम। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। आगे क्या लिखा है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। अगर इनका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये काफ़ी सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका बिहेवियर देखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों लिखा है ऐसा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका रीज़न है, कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब देखो, बैक्टीरिया में हमें काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न प्रकार, काफ़ी सारे टाइप्स। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें कई तरह का दिखता है, काफ़ी तरह का दिखता है। जैसे कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, ये हीट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी आगे ये सनलाइट का यूज़ करके खाना बना सकते हैं यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक, या फिर केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना बना सकते हैं यानी कीमो ऑटोट्रॉफिक। हीट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं, या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर अपना न्यूट्रिशन डेराइव कर रहे हैं। अब इतने ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको किसी किंगडम में नहीं मिलेंगे जितने मोनेरा में मिलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोनेरा में हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिखने में तो बहुत सिंपल है पर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यही चीज़ें जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में समझाई है, चलिए इनको एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। तो लिखा गया है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, किनसे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। अब ऑटोट्रॉफ में भी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं यानी सनलाइट का यूज़ करके खाना बनाएंगे, या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं यानी कि केमिकल्स का यूज़ कर कर अपना खाना बनाएंगे। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हीटोट्रॉप्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया तो हीटोट्रॉप्स होते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे कि या तो ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक, या फिर ये किसी और की बॉडी पे रह सकते हैं, मतलब ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो हम पढ़ रहे थे मोनेरा के बारे में, ये सारी बेसिक बातें हमने मोनेरा के बारे में पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि मोनेरा को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है आर्के बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। एक एक कर इन दोनों को पढ़ेंगे और इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाओ आर्के। बायो में कोई भी वर्ड हो उसको समझने के लिए पहले उसको तोड़ लो। आर्के का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि पिछड़ा हुआ, काफ़ी पुराना, यानी ये ऐसे बैक्टीरियाज थे जो पुराने एटमॉस्फेयर में रह सकते थे। और पुराना एटमॉस्फेयर कैसा होता था, काफ़ी एडवर्स होता था। तो ये बैक्टीरिया क्या है, एडवर्स कंडीशंस में भी रह सकते थे। दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बैक्टीरिया स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी सारे ऐसे हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं जहाँ और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। जैसे कि ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज़ में रह सकते हैं। अब जौन से बैक्टीरिया सोल्टी एरियाज़ में रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। इसी तरह से ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। अब जौन से बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं इनको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया मार्शी एरियाज़ में, दलदल वाले इलाकों में रह सकते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे मिथेनोजेंस। अब आर्के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर कैसे करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न है इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर। देखो लिखा हुआ है, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ऐसे अलग है कि ये काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। क्यों, इनकी सेल वॉल की वजह से, और यही सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पा रहे हैं। फिर कुछ आर्के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या है और इनकी खास बात क्या है, देखो मिथेनोजेंस जो है ना वो रूमिनेंट एनिमल्स की गट में रहते हैं।
र्यूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि ये काउस, बफलोस जो घास वगैरह खा रहे हैं, बेसिकली इनके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम र्यूमिनेंट बोलते हैं। अब इनके स्टमक में ना र्यूमन में ये मिथेनोजन रह रहे हैं, इसीलिए इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी इनका जो डंग होता है उसमें मिथेन की अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी CH4 की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं बायोगैस, जो कि काफ़ी काम में आती है, यानी कि ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है यू बैक्टीरिया। अगेन इस वर्ड को तोड़कर देखो, यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। तो देखो क्या लिखा है, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको हम यू बैक्टीरिया बोल रहे हैं या ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं। इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी रिजिड सेल वॉल, और अगर ये मोटाइल है यानी अगर ये मूव कर सकते हैं तो इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा। The cyanobacteria, also referred as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotroph. ऐसे ही यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल आप पढ़ते हो साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया को हम प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गे बोल रहे हैं। अब अगर एल्गे की बात कर दी है, इसको एल्गे बोल लिया है, तो यहाँ पर इसका कुछ ऐसा फीचर भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक फीचर इनका होता है कि ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए हमें हाइयर प्लांट्स में भी मिलता है। अब हाइयर प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल है, तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और इवन टेरेस्ट्रियल यानी लैंड में भी रह सकते हैं। अब यहाँ लिखा है द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज में मिलेंगे तो ये इनके बाहर एक कवरिंग होगी, एक जेलेटिन की कवरिंग होगी, यानी ये सराउंडेड होंगे जेलेटिनस शीट से। अब आप यहाँ एक डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिया गया है नोस्टोक क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये नोस्टोक के बाहर देखो, आपको एक शीट मिल रही है जिसको हम बोल रहे हैं म्यूसिलेजिनियस शीट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर तो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज में मिलेंगे तो उनके बाहर जो शीट होगी यानी कि कवरिंग होगी वो कैसी होगी? तो वो कवरिंग होगी जेलेटिन की, जेलेटिनस शीट होगी। और अगर ये फिलामेंटस फॉर्म में मिल रहे हैं जैसे कि नोस्टोक, तो जो कवरिंग होगी वो क्या होगी? म्यूसिलेजिनियस शीट। अगला इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। गंदे पानी में ये ब्लूम्स बना लेंगे। ब्लूम्स का मतलब क्या होता है? ब्लूम्स का मतलब होता है कलर, यानी जब भी ये पोल्यूटेड वाटर में होंगे तो ये ऊपर कुछ कलरफुल लेयर बना लेंगे, ठीक है, यानी ये इंडिकेट कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन को। सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल्स। इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन स्पेशल सेल्स को हम हीट्रोसिस्ट बोलते हैं, और ये हीट्रोसिस्ट क्या करती हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, यानी एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन मिल रही है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का, जैसे कि नोस्टोक और एनाबेना, जो क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं, और नाइट्रोजन को फिक्स करवाने के पीछे जो स्पेशलाइज सेल रिस्पॉन्सिबल है उसको हम हीट्रोसिस्ट बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात हो गई। अब क्या लिखा है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोडक्शन। अब देखो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं? काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया। और इसको ऑक्सीडाइज करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूज़ करते हैं ATP की प्रोडक्शन में, यानी ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ देखो, हमने ऑटोट्रॉफिक
फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, फिर कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। लास्ट हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरियाज में जो सबसे अबंडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। पर बैक्टीरिया सिर्फ बुरे नहीं हैं, इनका ऐसा नहीं है कि हम पे सिर्फ बुरा प्रभाव है, इनका कुछ कुछ काम सिग्निफिकेंट भी है हमारे लिए, कुछ काम अच्छा भी है, यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। यानी कैसे, आपने देखा होगा मिल्क को कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया हेल्प करता है और उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अब ऊपर हमने पढ़ा था जिस बैक्टीरिया के पीछे बैसिलस लगा है तो वो कैसे होंगे, वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे। दूसरा काम ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करते हैं। फिर नाइट्रोजन को तो फिक्स कर ही रहे हैं। लेग्यूम रूट्स में लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी है, जैसे पी एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। फिर इनका कुछ नुकसान भी है कि ये पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस मतलब कि डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये डिसीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को करें, क्रॉप्स को भी कर सकते हैं, फार्म एनिमल्स को भी कर सकते हैं, पेट्स भी को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस के नाम दिए, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। अब ये जो सिट्रस कैंकर है ये प्लांट्स में होने वाला डिसीज़ है और बाकी सब क्या है, एनिमल्स में। इसको एक एग्जांपल से, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, टीसी इन सिटी, यानी टिकट कलेक्टर इन सिटी। टीसी से टाइफाइड, सी से कोलेरा, सी से सिट्रस कैंकर और टी से टेटनस। ये सारे डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया से कोज होते हैं। लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मेनली तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फिजन के थ्रू होती है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं। ऊपर बताया था ना, ये देखो कैसे एनसीईआरटी चीज़ों को कनेक्ट करती है। बैसिलस, रोड शेप बैक्टीरिया, यहाँ पर स्पोर्स दिख रहे हैं हमें। ये स्पोर्स क्या करवा रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं मिलती, पर एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रही है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी ही एक चीज़ यहाँ पर, एक प्रोसेस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, क्या लिखा है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। अब यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, पर यहाँ पर क्या है कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, और ये डीएनए ट्रांसफर 3 तरह से हो सकता है। वो 3 तरीके कौन से हैं, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट लिखा है द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो मोनेरा है ना, उनमें बैक्टीरिया आते हैं और उनके पास तो भाई सेल वॉल होती है, पर वो सेल वॉल क्या है, नॉन सेलुलोजिक होती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन है। वो एक एक्सेप्शन क्या है, वो एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके पास सेल वॉल नहीं होती, यानी माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये एनएरोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकता है और उसके बिना भी। तो प्रोबेबली यहाँ पर इसको एरोबिक नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। काफ़ी सारे माइकोप्लाज्मा जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पे पैथोजेनिक होते हैं, यानी उनको डिसीज़ कोज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, पहले कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े, फिर उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, कैसे डिसीजेज होते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस लेक्चर के साथ जस्टिफिकेशन करूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत लगती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करूँगी, आप उसे भी बताना। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की हो, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।